Welcome in my channel रसायन शाला। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने सोचा कि आपके लिए मैं पी ब्लॉक, बच्चों की काफी डिमांड आ रही थी, तो मैंने सोचा कि पी ब्लॉक का 1 by 1 आपको रिवीजन कराया जाए, राइट। तो पी ब्लॉक, फिर उसके बाद डीएनएफ ब्लॉक, फिर उसके बाद एस ब्लॉक, फिर हाइड्रोजन फैमिली, इस तरह से मैं पूरी इनऑर्गेनिक आपको रिवीजन कराऊंगा। अब डेली एक एक वीडियो आपके पास आपको मिलता रहेगा, राइट। तो चलिए विदाउट डिले हम लोग शुरू करते हैं। बोरॉन फैमिली, पी ब्लॉक, ग्रुप 13। आपको जैसा पता है कि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एस ब्लॉक में, एस सबसेल में। तो एस ब्लॉक एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड होती है और पी ब्लॉक एक्सट्रीमली राइट साइड इन द पीरियोडिक टेबल है। और पी सबसेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, इसलिए P1, P2, P3, P4, P5, P6 ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप्स होते हैं, राइट। तो हम लोग सबसे पहले ग्रुप 13 की बात करेंगे। ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो एलिमेंट्स कौन से हैं इसमें, ग्रुप 13 में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बाल गंगाधर इंडियन तिलक, इसका एटॉमिक नंबर 5, इसमें 8 ऐड कर दीजिए 13, इसमें 18 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 31, इसमें 18 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 49, और इसमें 32 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 81, राइट बच्चों। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक मतलब इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। इनके सब के आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2NP1 होता है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में एंटर करता है। दैट्स व्हाई दीज आर प्लेस्ड इन ग्रुप 13 ऑफ पी ब्लॉक। जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हीलियम एटॉमिक नंबर 2, फिर क्या होगा 2s2 2p1, यानी 1s2 2s2 2p1। इसके बाद नियॉन 10 3s2 3p1 13 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद गैलियम तो आर्गन 18। इसके बाद आता है इसमें 3d10 4s2 4p1। ये फोर्थ पीरियड का है, तो थर्ड पीरियड का जो इनर्ट एलिमेंट होगा उसको अपन लिखते हैं। अब ये फिफ्थ पीरियड में आ गया, तो फोर्थ में कौन आएगा? क्रिप्टॉन 36। अब इसमें क्या होगा 4d10 5s2 5p1। देखिए 36 48 36 और 46 और 3 49। सिमिलरली जेनॉन 54 5d10, पहले इसको लिख लेते हैं 4f14 5d10 6s2 और 6p1। देख रहे हैं आप ना, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, और ये सिक्स्थ पीरियड, और ये सेवेंथ पीरियड। सॉरी, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ होगा और ये सिक्स्थ पीरियड होगा, राइट बच्चों। तो ये इनकी पोजीशन है, इसलिए इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 आउटर मोस्ट शेल का। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आइए इनकी बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस की जब हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो एटॉमिक रेडियस में जैसे आप जानते हो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम
3s2 3p1, 4s2 4p1, सॉरी 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1 और 6s2 6p1। जनरली क्या होता है कि अप टू डाउन जाने पे रेडियस इंक्रीज करती है, बट देखिए बोरॉन से एल्यूमिनियम तो बड़ा होगा, क्योंकि यहां पे क्या है 2s2 2p1 है, और ये क्या हुआ 3s2 3p1 हो गया, फिर इंक्रीजिंग रेडियस। बट ये एक ऐसा एलिमेंट आता है जिसमें 3d10 आता है और फिर आता है 4s2 4p1, यानी ये डी ब्लॉक के बाद आता है। तो डी सबसेल में शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, रेडियस इंक्रीज करने की जगह डिक्रीज कर जाती है। फिर उसके बाद ये इससे ज्यादा होगा, और इन दोनों में भी डिफरेंस बहुत कम होता है। समझ आ रही बात? आप देखिए रेडियस में ये 143 पिकोमीटर होती है, और ये होता है 135 पिकोमीटर। तो ये है बच्चों रेडियस का सीक्वेंस इसका। अगर आप इसको हम लोग क्लियरली लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, बोरॉन, फिर उसके बाद गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद इंडियम और थैलियम। इसमें 3-4 पिकोमीटर का डिफरेंस होता है, तो कई जगहों पे ऑलमोस्ट इक्वल भी लिखता है। समझ आ रही बात? ये रेडियस की बात है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग बात करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, आपको पता ही है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। जरा गौर से देखें इनमें, तो साइज के बेसिस पे अपने को लगता है कि बोरॉन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर आना चाहिए गैलियम का, फिर आना चाहिए एल्यूमिनियम का, फिर आना चाहिए इंडियम का, और फिर आना चाहिए थैलियम का। बट ऐसा इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता? बोरॉन सबसे ज्यादा है, दैट्स फाइन। एल्यूमिनियम का कम होगा, गैलियम का ज्यादा होगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। एल्यूमिनियम का कम हो गया, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद इंडियम का थैलियम से ज्यादा हो जाता है। यानी अगर क्लियरली लिखें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, बोरॉन, फिर आएगा थैलियम, उसके बाद आएगा गैलियम, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, और उसके बाद आएगा इंडियम। तो यहां पर सेकंड हाईएस्ट थैलियम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें क्या आ जाता है, 4f14 आ जाता है, 4f14 आ जाता है, 5d10 आ जाता है, और फिर आता है 6s2 6p1। तो इन दोनों में शील्डिंग इफेक्ट पुअरेस्ट होगा, पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, तो एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी मोर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी मोर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। एक ये पूछा जा चुका है रेडियस का और आयनाइजेशन एनर्जी का, नीट और जेई पॉइंट दोनों से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग बात करें तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब जरा गौर से देखिए, बोरॉन का साइज छोटा है, ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और इसकी कम होनी चाहिए। एल्यूमिनियम की बोरॉन से कम होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऑब्वियसली ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, है कि नहीं। अब कायदे से अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज करना चाहिए, बट यहां पे 3d10 आ गया, यहां पे क्या आ गया 3d10, और यहां पे क्या आ गया 4d10, और यहां पे क्या आ गया 4f14 आ गया, और 5d10 आ गया। तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, मतलब यहां पे अप टू डाउन जाने पे डिक्रीज करने की जगह उल्टा हो जाता है।
तो देखिए बोरॉन, उसके बाद कौन आ जाता है? थैलियम, उसके बाद कौन आता है? इंडियम, उसके बाद गैलियम, और एल्यूमिनियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. एल्यूमिनियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव among all. राइट? तो ये बच्चों है कहानी आपकी किसकी? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं. राइट? तो अब देखिए हम लोग आगे की बात करते हैं. अब देखिए बच्चों, हम लोग इसमें बात करते हैं इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, देन डेंसिटी. मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम लोग इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो देखो बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस कुछ इस तरह से होता है. बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद कौन आ जाता है? थैलियम आ जाता है. थैलियम, उसके बाद इंडियम, और गैलियम इज द लीस्ट हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट. इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 303 केल्विन, यानी 30 डिग्री सेल्सियस पर इसका एग्जिस्टेंस लिक्विड फॉर्म में होता है. बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं अगर हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट, अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की आप बात करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट भी किस चीजों पे डिपेंड करता है? मेटालिक बॉन्ड पे डिपेंड करता है. अगर मेटल है तो मेटालिक बॉन्ड के अलावा उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, क्रिस्टल लैटिस पे डिपेंड करता है. अगर लैटिस उसका बहुत स्टेबल नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत कम हो जाता है. मगर इसका बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए, बट इसका बॉइलिंग पॉइंट कहां पे आ रहा है? थर्ड पोजीशन पे. 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, 2000 केल्विन से ऊपर होता है इसका गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट. राइट? और इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा तो गैलियम इज द एलिमेंट यूज्ड इन हाई इन थर्मोमेट्री या इन थर्मोमीटर्स फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर. राइट? ये गैलियम की कहानी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए. इसका मेल्टिंग पॉइंट तो लो होता है मगर बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ये प्रॉपर्टी इसको थर्मोमेट्री के फॉर्म में यूज में लाई जाती है. ठीक, ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई. अब बात करते हैं हम लोग डेंसिटी की. डेंसिटी, आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम. डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, है कि नहीं बच्चों? मास बाई वॉल्यूम होता है. तो आपको बताइए कि मास भी अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज करता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, पर कंपैरेटिवली वॉल्यूम जो होता है एक्सपेक्टेशन से कम इंक्रीज करता है ड्यू टू मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सो अप टू डाउन जाने पे डेंसिटी क्या होगी? अगर अप टू डाउन जाते हैं आप तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी. डेंसिटी इंक्रीजेस. राइट? सो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. और एल्यूमिनियम इज लीस्ट डेंस मेटल, इसकी डेंसिटी कम होती है, लीस्ट डेंसिटी होती है इसकी.
मेटल में, लीस्ट डेंसिटी मेटल, इसलिए इसका यूज एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, इसलिए एल्यूमिनियम का यूज जो करते हैं, एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडी, एल्यूमिनियम एलॉय, एलॉय का यूज करते हैं एयरक्राफ्ट की बॉडी को बनाने में, क्योंकि ये एयर रेजिस्टिव भी होता है, एयर रेजिस्टिव भी है, इसलिए इसका यूज हम लोग करते हैं एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने में। क्लियर? अब देखिए बेटे, अब इसकी जो लास्ट पॉइंट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं आप, तो जैसे इसके आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1, तो जब आप ग्राउंड स्टेट इसका बनाते हैं तो ग्राउंड स्टेट में NH2NP1 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट में ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट एक्सेप्ट बोरॉन, boron does not show +1 oxidation state. Boron does not show +1 oxidation state. +1 oxidation state. Why? Because of high ionization energy. Because of high ionization energy. अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इसमें एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड में कन्वर्ट होता है। अब देखिए इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन नहीं शो करता? एक्सेप्ट थैलियम। थैलियम डज नॉट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट TlF3, एक्सेप्ट TlF3। TlF3 में ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और यहां पे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, आपको बताइए इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर इसको एक्साइटेड करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, और जो एलिमेंट इससे कंबाइंड हो रहा है अगर उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इसको एक्साइट कर सके, तो इसका जो NS का इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट रहना चाहता है, जिसके चलते वो इनर्ट रहेगा और वो केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +3 नहीं शो करता है। अगर आपसे कहीं लिखता है कि TlBr3 में थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो ये क्या होगा बेटे? Tl+ और Br3- होगा, क्योंकि Br3- Tl+ I3-, समझ आ रही है बात? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। कहीं पर भी ये +3 है, अगर Tl3+, इमीडिएट ये रिड्यूस्ड हो जाएगा किसमें? Tl+1 में। तो जो रिड्यूस्ड इजिली हो जाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करता है, इसलिए इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो ये कहानी है बेटे पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब देखिए बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर 1 रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इसके रिएक्शन कराते हैं।
तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये E2O3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? E2O3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। तो जैसे B2O3 बनाएंगे और Al2O3 बनाएगा, Ga2O3 बनाएगा, In2O3 बनाएगा और Tl2O3 बनाएगा, है कि नहीं? तो अब जरा गौर से देखिए बच्चों, ये जो होता है इसका नेचर अलग, इन दोनों का नेचर अलग और इनका नेचर अलग होता है। तो ये जो B2O3 है ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। अब सवाल ये अराइज होता है कि व्हाई इट इज एसिडिक? क्योंकि B2O3 को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये क्या बनाता है? BOH ऑफ होल थ्राइस और H3BO3 बनाता है। और H3BO3 अगर ये बनाता है तो अगर या B2O3 के हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन करा दें, NaOH के साथ, तो ये क्या बनाता है? Na3BO3 बनाता है, सोडियम बोरेट बना देता है, सोडियम बोरेट बनाता है, जिसके चलते ये एसिड और ये बेस मिलकर क्या बना दिए? सॉल्ट बना दिए। इन दोनों का नेचर होता है बच्चों एम्फोट्रिक, ये एम्फोट्रिक नेचर शो करते हैं। और ये तीनों कंपैरेटिवली क्या होते हैं? एसिडिक बेसिक नेचर शो करते हैं। ये जो एल्यूमिना है ये एम्फोट्रिक क्यों है? क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। Al2O3 प्लस NaOH, यहां पे ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बेस की तरह से, बेस और एसिड, और ये बेस की तरह रिएक्शन कर रहा है तो ये एसिड की तरह से बिहेव करेगा। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? AlCl3 प्लस वाटर बनाते हैं, ऐसे। सॉरी, यहां पे ट्वाइस लगाइए और यहां पे 6 लगा दिए। और ये इसके साथ रिएक्शन करके AlOH ऑफ होल थ्राइस बनाता है। और अगर एक्सेस ले लेते हैं हम लोग, एक्सेस, इसको एक्सेस में अगर डिसॉल्व कर दो, एक्सेस NaOH डाल दो इसमें, तो ये क्या बना देता है? ये डिसॉल्व होके बना देता है Na प्लस AlOH ऑफ होल 4 माइनस, और जो कि ये इससे वाटर निकलता है और ये क्या बना देता है? NaOAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, जो दोनों धर्मों का पालन करता है, एसिड और बेस दोनों को। इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोट्रिक कहते हैं। ये बेसिक नेचर है, सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसका जो B2O3 का जो हाइड्रोक्साइड है, BOH ऑफ होल थ्राइस, इसको हम लोग क्या प्रोटोनिक एसिड कह सकते हैं। तो आप देखते हैं इसको अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है? ये इससे एक OH माइनस ले लेता है और ये क्या बना देता है? BOH ऑफ होल 4 माइनस। अगर हम लोग ये जो B2O3 है, BOH ऑफ होल थ्राइस है, सॉरी, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं बच्चों। तो जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर में क्या होता है? H प्लस होता है और OH माइनस होता है। H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। और BOH ऑफ होल थ्राइस अगर आप देखेंगे तो BOH ऑफ होल थ्राइस में ये बोरिक एसिड जो होता है बच्चों, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होती है, p ऑर्बिटल, जो कि वैकेंट है। तो ये क्या कर देता है? ये OH माइनस से एक लोन पेयर लेता है, क्योंकि लुईस बेस है, ये इसके एक लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये क्या बना देगा? BOH ऑफ होल 4 बनाएगा और माइनस चार्ज आ जाएगा इस पे, क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट किया है। तो अब प्लस क्या बन जाएगा? H प्लस बनेगा। तो ये क्या हो गया? ये वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड है, क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्टर आर कॉल्ड लुईस एसिड। समझ आई बात बेटे? इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड।
दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन नीट एग्जाम। ये पूछा जा चुका है कि क्या ये प्रोटॉनिक एसिड है। नो, जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर का ये OH माइनस ले लेता है और H प्लस लिबरेट कर देता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। और वीक इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग में तो आएगा नहीं, H प्लस आयन इजिली डोनेट करता नहीं है, ये आरएनएस एसिड है नहीं, लुईस एसिड है। ओके, तो ये बात आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब आगे देखते हैं हम लोग। reaction with हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ इनके रिएक्शन अगर कराएं तो देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके EH3 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, EH3 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, एक्सेप्ट बोरॉन। बोरॉन की रिएक्टिविटी कम होने के कारण ये डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो ये बोरॉन का हाइड्राइड कैसे बनाता है, सवाल ये पैदा होता है। तो कैसे बनाएगा, बोरॉन का जो हाइड्राइड बनता है वो बोरॉन क्लोराइड के साथ रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम के हाइड्राइड के साथ कराई जाती है। तो ये क्या बनाता है, BH3 बनाना चाहिए, प्लस क्या बनाना चाहिए, LiCl प्लस AlCl3। बट एज यू नो दैट कि BH3 इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, ये डाइमर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या बनाता है, B2H6 बनाता है। जो बोरॉन के हाइड्राइड, इसे हम लोग डाइबोरेन कहते हैं, ये BH3 फॉर्म इसका अनस्टेबल होता है। और ये जो डाइबोरेन बनता है, बोरेन के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। एक होते हैं नाइट्रोबोरेंस, नीडोबोरेंस, और एक होते हैं आर्केनोबोरेंस। नीडोबोरेंस एंड आर्केनोबोरेंस, ये दो टाइप के बोरेंस होते हैं एक्चुअली बोरॉन के हाइड्राइड से। इनमें आता है BnHn प्लस 4, BnHn प्लस 4 आता है नीडोबोरेंस। और आर्केनोबोरेंस जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, BnHn प्लस 6 होते हैं, BnHn प्लस 6 होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे इसमें B2H6, B2H6, B3H8, B4H10 आ जाता है। वैसे यहां पे क्या होगा, इनमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ डाइबोरेंस होता है, जैसे B4H10 ऐसे। तो ये सारे के सारे इसमें बोरॉन की वैरायटी होती है। अब ये जो B2H6 बना, ये देखिए कैसे बनता है, जैसे BH3, ये BH3 है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ये B2H6 जो है बच्चों, ये देखिए B H H H H, ये H और ये H, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये बोरॉन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करता है कि नहीं, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करेगा यहां पे ऐसे, ये भी एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, और यहां पर भी म्यूचुअल शेयरिंग। दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं इसको, टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। बट यहां पे देखिए बेटे,
ये जो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के बीच में रखता है हाइड्रोजन, क्योंकि बोरॉन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों के बीच में रखता है। तो ये जो बॉन्ड बनता है ये 3 एटम से मिलकर बन रहा है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि एटम 3 इन्वॉल्व है मगर बॉन्ड कितने बन रहे हैं, मतलब बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही इन्वॉल्व हो रहे। तो देखिए 20 H H H H H, ये 4 एक प्लेन पे हो गए और ये जो 2 हाइड्रोजन होंगे ये हाइड्रोजन जो है वो आउट ऑफ प्लेन, यानी ये बनाना की तरह से ये ऐसे बनते हैं, तो ये से हम लोग कहते हैं बनाना बॉन्ड। तो समझ आ रही बात ना, यानी इस तरह से यू बनाए अगर बी एच एच एच, ये 4 एक प्लेन पे और ये जो 2 हाइड्रोजन होंगे ये आउट ऑफ प्लेन होंगे। These 2 हाइड्रोजन्स आर आउट ऑफ प्लेन। ये ब्रिज बॉन्ड, ये 2 सेंटर्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड भी इसको कहते हैं, ब्रिज बॉन्ड। समझ आई बात बच्चों? तो ये जो है नॉन प्लेनर, एनपी का मतलब क्या होता है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। बट ये अब यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन BH3 में कितना है, sp2, और यहां पे क्या हो गया, sp3 हो गया। मगर ये अभी पहले भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी पूरे नहीं हुए। और इसका जब ये किसी दूसरे एसिड है ये, तो जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका जो बिहेवियर होगा, वो इसका जो क्लीवेज होगा, जो ब्रेक होता है, ये होमोलिटिक फ्यूजन भी होता है और हेट्रोलिटिक भी होता है। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक में डिफरेंस ये है कि जब ये, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पे यही बात करते हैं, तो इसको आप नोट करें, फिर आगे हम लोग बात करते हैं इसकी। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड एल्कलीज, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड एल्कलीज। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कलीज। एसिड और एल्कलीज के साथ इनकी क्या रिएक्शंस होती हैं, देखिए जरा। तो बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड एल्कलीज। बोरॉन एसिड और एल्कलीज के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर, even at moderate temperature, बट एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम डिसॉल्व्स इन मिनरल एसिड्स। एल्यूमिनियम मिनरल एसिड के साथ अगर HCl के साथ कराओगे तो ये क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन लिबरेट करेगा यहां पे। और ये अल्कलीज के साथ भी रिएक्शन करता है, NaOH के साथ इसके रिएक्शन कराओगे तो क्या बनाएगा, NaAlO2 बनाएगा और प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन लिबरेट करता है। समझ आ रही बात?
तो इस तरह से एल्यूमिनियम एसिड और अल्कलीज दोनों के साथ रिएक्शन करता है। समझ आ रही बात? वैसे तो ये यहां पे क्या बनाता है, NaAlOH का होल 4 बनाता है, यहां पे ये ऐसे बनाता है NaAlOH ऑफ होल 4, जो कि फर्दर डिकम्पोज होके इसमें कन्वर्ट होता है, वाटर लॉस करता है 2 मोल्स और ये NaAlO2 बना देता है। तो ये एसिड और अल्कलीज के साथ एल्यूमिनियम केवल रिएक्ट करता है। अब देखिए एक और बात करते हैं हम लोग, रिएक्शन विद हैलोजेंस। रिएक्शन विद हैलोजेंस, अगर इसकी रिएक्शन हैलोजेंस के साथ कराते हैं तो देखिए बेटे E+X2 ये EX3 टाइप के हैलाइड्स बनाता है। EX3 हैलाइड्स का मतलब जैसे बोरॉन के हैलाइड्स हैं, वो कौन कौन से बनाएगा, BF3, BCl3, BBr3 और BI3 बनाएगा। और ये सारे के सारे हैलाइड्स कैसे हैं, कोवेलेंट हैलाइड्स हैं, और कोवेलेंट हैलाइड्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नोट डाल के लिखते हैं यहां पे, ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट compounds are Lewis acid, but all Lewis acids are not electron deficient। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे लुईस एसिड है। अब इनमें इनकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो देखिए बोरॉन का जो फ्लोराइड है, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, बोरॉन का जो फ्लोराइड है वो इस तरह से, इस फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच है ऐसे, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब यूं ऐसे लिखते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ऐसे। और ये जो है वैकेंट ऑर्बिटल होती है इसके पास, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल है और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये बैक साइड से इसको अपना लोन पेयर दे देता है, और जब इसको अपना लोन पेयर दे देगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रह जाता है, ये क्या हो जाता है, ये बैक साइड से अपना लोन पेयर इसको दे देता है, तो ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड बन जाता है। ये बैक बॉन्डिंग कहलाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग कहते हैं। दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, इसको हम लोग बैक बॉन्डिंग कहते हैं। और इस बैक बॉन्डिंग की इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा किसमें होती है बच्चों, देखिए 2p पाई 2p पाई, ये बैक बॉन्डिंग बन रहा है तो 2p पाई है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। फिर होता है 2p पाई 3d पाई, उसके बाद होता है 2p पाई 3p पाई, और इसके बाद इफेक्टिवनेस होती है 3p पाई और 3p पाई की। क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के बाद बना रहे हैं बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के बाद जो बॉन्ड बनेगा उसे पाई बॉन्ड, बैक साइड से लोन पेयर दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग कहते हैं। फ्रंट बॉन्डिंग हो या बैक बॉन्डिंग, इसकी जो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो ये होती है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव अगर 2p ऑर्बिटल के बीच में बैक बॉन्डिंग हो रही है तो मोस्ट इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होती है, तो वो स्टेबल माना जाता है। अब देखिए इसमें यहां पे क्या हुआ, 2p पाई हो गया, क्लोरीन बढ़ गया साइज 2p पाई और ये हो गया 3p पाई। और इसमें तो इसलिए इनकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ वो क्या होगी बच्चों, डिक्रीज कर जाएगी। जैसे जैसे स्ट्रेंथ वीक होगी वैसे वैसे लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। BF3 वीक हो गया, BCl3 स्ट्रॉन्गर हो गया, BBr3 और स्ट्रॉन्गर हो गया, और BI3 की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं।
अब देखिए एल्यूमिनियम के हैलाइड्स की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम के हैलाइड्स की बात करते हैं तो AlX3 है, जैसे AlX3 है तो इसमें कौन कौन से हैलाइड्स होंगे? AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3। तो यहां पे सवाल ये अराइज होता है, क्या ये सारे के सारे कोवेलेंट हैं? नहीं, ये कोवेलेंट है और ये कैसा है? आयोनिक है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा होगा? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो क्या सारे के सारे लुईस एसिड होंगे? ऑफ कोर्स सारे के सारे लुईस एसिड है। अब AlF3 के बारे में कहते हैं कि लुईस एसिड है कि नहीं। अगर इसकी थ्राइस NaF के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बना देता है? Na3 और AlF6 3- बनाता है, Na+ और ये थ्राइस Na+ और AlF6 3- बनाता है। तो AlF6 AlF3 है, जैसे AlFFF और यहां पे 6F- जो होते हैं इसको बैक साइड से लोन पेयर का सपोर्ट देते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम लोग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं और इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज ऑक्टाहेड्रल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है और इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम के ऊपर आ जाता है। समझ आ रही बात ना? तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और ये लुईस एसिड हो गया, क्योंकि इसने लोन पेयर क्या किए? सारे F- से इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किए। और ये सारे के सारे जो AlCl3 है, ये ट्वाइस AlCl3 Al2Cl6 में डाइमराइज्ड होता है। तो क्या इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं थी? ऑफ कोर्स नहीं थी, क्योंकि इसमें 3p बैक बॉन्डिंग होती, इसलिए यहां पे नहीं हो सकता। ये क्या करता है? Cl और Cl। तो ये क्या करता है यहां पे? ये इसको एक लोन पेयर डोनेट करता है और ये इसको लोन पेयर डोनेट करता है। तो ये 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अभी मैंने बताया था आपको कि 3p बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, इसलिए इनमें किसी में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है और ये इस फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं बच्चों। तो इस वीडियो में यहीं तक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज तक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग बोरॉन के कंपाउंड्स के बारे में, बोरॉन के एक्सट्रैक्शन के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग ग्रुप 14 और ऐसे ही आपको 1 by 1 एक वीडियो हम P ब्लॉक का देते रहेंगे। टिल देन एंजॉय, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।